बहुत नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में जोरदार स्वागत करता हूं। आज आपका मध्य भारत के लेक्चर नंबर 48 में, और आज बात करनी है मुगल साम्राज्य में भाग 2, जिसमें बात करेंगे आज अपन हुमायूं की। ठीक है, तो हुमायूं जो कि कोड है अपना भाजी सा। तो बाबर की बात हो गई है, आज हुमायूं की बात करनी है, पहली बात। दूसरी बात, हुमायूं का जो कार्यकाल था वो 1530 में बाबर मर जाते हैं और 1555 की जनवरी फरवरी तक रहता है। तो ये हुमायूं का कार्यकाल 1530 से लेके 1555 तक। ठीक है, अब बात करते हैं हुमायूं जो है, इसका मूल नाम जो था वो था नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। इसका मूल नाम था नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। पिता का नाम क्या था? बाबर। और बाबर के साथ इनकी वाइफ कौन थी? माहम बेगम। जन्म कहां पे हुआ था? काबुल में हुमायूं का जन्म। ठीक है, सन वन याद रखने की जरूरत नहीं है, ना ही याद होगा इतना। तो पिता का नाम बाबर था और माता का नाम माहम बेगम था, और काबुल में हुमायूं का जन्म हुआ है। मूल नाम था नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। ठीक है, राज्याभिषेक के समय ये बदख्शां का सूबेदार था। बदख्शां, पाकिस्तान में बदख्शां का सूबेदार था, यह ध्यान में रखना है। पिताजी ने इसको कहा कि सूबेदारी, बाबर जो पिताजी थे इसके, उन्होंने कहा कि सूबेदारी दे रखी थी, तो बदख्शां की सूबेदारी दे रखी थी। तो राज्याभिषेक जब हुआ है इसका, हुमायूं का, तो हुमायूं अपने राज्याभिषेक के समय कहां का सूबेदार था? बदख्शां। ठीक है, फिर यही बदख्शां जो है, जब हुमायूं ने, बाबर जब खत्म हो गए, तो बाबर के वसीयतनामे के अनुसार, बाबर की इच्छा के अनुसार हुमायूं ने बाबर के सारे साम्राज्य को अलग अलग भाइयों में बांट दिया। हुमायूं ने स्वयं क्या रखा? हुमायूं ने स्वयं दिल्ली और आगरा रखा, दिल्ली प्लस आगरा, है ना। कामरान को क्या दिया दोस्तों? कामरान को दिया कांधार काबुल और पंजाब। ठीक है, अफगानिस्तान वाला इलाका अफगानिस्तान वाला इलाका। हिंदाल को क्या दिया? हिंदाल को दिया अलवर और मेवात, राजस्थान वाला इलाका। ठीक है, और असगरी को क्या दिया? असगरी को दिया सिंध प्रांत। और जो बदख्शां स्वयं के पास था, इसने ये बदख्शां प्रांत इतना ज्यादा ये मतलब मिल बांट के खाने वाला था हुमायूं, कि बदख्शां प्रांत इसने अपने चचेरे भाई, सोचिए आप, चचेरे भाई को प्रांत दे रहा है। ये चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को, सुलेमान है ना, ऊपर की तरफ लिख देता हूं, हो सकता नीचे दिख नहीं रहा हो आपको। ठीक है, तो जो बदख्शां प्रांत था, ये बदख्शां जो है वो चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को दिया। ये पूछ सकते हैं किसी भी परीक्षा में, सो ध्यान दीजिएगा। हुमायूं ने बाबर के वसीयतनामे के अनुसार जो पूरा बाबर का साम्राज्य था उसको अपने भाइयों में भी बांटा। स्वयं के पास हुमायूं ने दिल्ली और आगरा का क्षेत्र रखा। कामरान को का से का याद रखिएगा, कामरान को कांधार और काबुल, कामरान को कांधार और काबुल। हिंदाल, दाल में आल मतलब अलवर, हिंदाल, आल में अलवर, हिंदाल, अलवर और मेवात। असगरी, सगरी मतलब सिंध, सा से मतलब सिंध। असगरी को क्या दिया है? असगरी को दिया है संभल, वेरी सॉरी, असगरी को दिया है संभल, असगरी को दिया है संभल, उड़ीसा तरफ का प्रांत संभल। ठीक है, तो सा से सास। ठीक है, या आप ऐसे याद कर सकते हैं कि असगरी मतलब अजगर, तो अजगर से संभल, असगरी मतलब अजगर से संभल। ठीक है, इस तरीके इस तरीके से आप कर सकते हैं। असगर से संभल, हिंदाल, आल, अलबर, का से कामरान, है ना, का से कांधार, काबुल, ये सारा। और चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को स्वयं जो बदख्शां का सूबेदार था वो प्रांत दिया है इसने। ठीक है, फिर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका राज्याभिषेक जो हुआ था,
हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ था आगरा में। सो ये बात ध्यान रखेंगे कि हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो आगरा में हुआ था ये, ठीक है। फिर इतना ज्यादा उदार हृदय का था जो ये हुमायूं, यही इसके लिए परेशानी की बात बनी, क्योंकि कालांतर में समय बीतने के साथ इन्हीं भाइयों ने सबसे ज्यादा हुमायूं के लिए आंतरिक विद्रोह पैदा किए, परेशानियां खड़ी करी। हुमायूं के लिए इन्हीं भाइयों ने, जिसके लिए हुमायूं ने इतना किया, इन सभी भाइयों ने हुमायूं के आंतरिक विद्रोह पैदा किए और हुमायूं के लिए बहुत ज्यादा परेशानियां खड़ी करी। तो फाइनली दो भाइयों, एक आध की इसने आंख निकलवा के हज पे भेज दिया, दूसरे को भी हज पे भेज दिया और एक मर गया। इस तरीके से चलता रहा इतिहास, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, हुमायूं के सैन्य अभियान। जो महत्वपूर्ण बात, जो सबसे ज्यादा परीक्षा में आने वाली बात है, वो है हुमायूं के सैन्य अभियान। हुमायूं के सैन्य अभियान को जैसे कि अपनी पद्धति है, एक कोडिंग के रूप में पढ़ लेंगे अपन। काला हरिया बहादुरी से, काला हरिया चुनाव बहादुरी से, है ना, इस तरीके से। काला हरिया चुनाव बहादुरी से, बहादुरी से नहीं बोल रहा हूं दोस्तों मैं, बहादुरी से 24 बार लड़ा, 24 बार लड़ा। 5 बार बोलिए, डिकोडिंग हो जाएगी। ये क्रम है बिल्कुल सन का, ठीक है। काला हरिया चुनाव, कालिंजर, 2 हरिया, चुनारगढ़ का घेरा, बहादुर शाह से युद्ध, शेर शाह से युद्ध, फिर चौसा, बिलगाम और सरहिंद का युद्ध, इतने युद्ध हैं। तो काला हरिया चुनाव बहादुरी से 24 बार लड़ा। काला हरिया जो व्यक्ति है, काला हरिया नाम का व्यक्ति है, काला हरिया चुनाव जो है वो बहादुरी से 24 बार लड़ा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला सैन्य अभियान जो है वो है कालिंजर, है ना। 1531, 1532, 1500, चुनारगढ़ का जो है दोस्तों 1532, बहादुर शाह के साथ है 1535, शेर शाह के साथ है 36-37 और चौसा जो है वो 39, बिलग्राम 40, 1500 है सारे, और सरहिंद 1555। इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। याद करने का क्रम क्या रहेगा दोस्तों, कालिंजर 1531 पहला आक्रमण है हुमायूं का कालिंजर पे, प्रताप रुद्रदेव शासक था। डिटेल बता रहा हूं मैं, पहले ये कोड अच्छे से कर लीजिए। 31-32, ठीक है। फिर 33 में दीन पनाह नगर बसवाया था वो। बहादुर शाह गुजरात के शासक से 35 में युद्ध हुआ, शेर शाह से 36 और 37 में, 1536 और 37। फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है चौसा का जो हुआ है, चौसा में 40 नहीं है, चा में 40 नहीं है, चा में 39 है, ऐसे याद किया है मैंने भी। चा में 40 नहीं है, चा में 39 है, तो फिर अपने आप याद हो जाएगा आपको। बिलग्राम 40 में है और सरहिंद तो बिल्कुल यूनिक युद्ध है जहां पे हुमायूं की वापसी होती है 1555 में। सो आपको इस तरीके से याद रख लेना है दोस्तों, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन, पहला जो सैन्य अभियान है वो है कालिंजर का। पहला है कालिंजर, 1531 में है, जैसा कि मैंने बताया। यहां कालिंजर का शासक था प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव यहां का शासक था और प्रताप रुद्रदेव के संबंध थे अफगानों से। प्रताप रुद्रदेव के संबंध किससे थे, अफगानों से। और अफगान जो थे वो हुमायूं की आंख में खटकते थे। अफगानों से हुमायूं के संबंध अच्छे नहीं थे, क्रॉस संबंध थे। तो प्रताप रुद्रदेव भी हुमायूं की आंख में खटकने लगे, क्योंकि ये और ये दोस्त हैं, दोस्ताना संबंध है। तो प्रताप रुद्रदेव हुमायूं की आंखों में खटकने लगे। हुमायूं ने प्रताप रुद्रदेव अर्थात कालिंजर पर आक्रमण किया। कालिंजर का किला बहुत मजबूत था, उसको तोड़ नहीं पाया हुमायूं, और फाइनली पैसा, धन और क्षतिपूर्ति लेकर संधि कर ली और वापस आ गया, है ना। सबसे बड़ी गलती यही करी है हमेशा हुमायूं ने, जो प्रांत जीतता गया वो अपने कब्जे में नहीं रखा, पैसा वैसा लेके छोड़ते चला गया। ये सबसे बड़ी गलती है हुमायूं की।
तो प्रताप रुद्रदेव के अफगानों से संबंध होने के कारण प्रताप रुद्रदेव हुमायूं की आंखों में खटकते थे। इस आक्रमण किया हुमायूं ने कालिंजर पर, लेकिन कालिंजर का किला भेद न पाने के कारण फाइनली संधि कर ली प्रताप रुद्रदेव ने, और धन और क्षतिपूर्ति लेकर हुमायूं दिल्ली की तरफ वापस आ गया। तो यह पहला परिणाम है। ठीक है, अब दूसरी चीज और है, एक चीज और हुई। जब ये हुमायूं जो है कालिंजर की तरफ बढ़ रहा है तो इसको खबर मिली, हुमायूं को खबर मिली कि महमूद लोदी जो है वो अफगान शासक जो महमूद लोदी है वो बिहार से जौनपुर की ओर बढ़ रहा है, बिहार से जौनपुर आक्रमण की ओर बढ़ रहा है। बिहार से कहां बढ़ रहा है? महमूद लोदी, हुमायूं को यह खबर मिली कि हुमायूं यहां कालिंजर जब लड़ने आया है तो पीछे से महमूद लोदी बिहार से जौनपुर की तरफ आक्रमण के लिए बढ़ रहा है। तो अगला जो आक्रमण करेगा वो महमूद लोदी पे ही करेगा, दोहरिया पे, दोहरिया का युद्ध। ठीक है, सो बात करते हैं दूसरे आक्रमण पे, जिसको बोलते हैं हरिया, मतलब दोहरिया, दोहरिया का युद्ध। दोहरिया का युद्ध, दोहरिया यूपी में है दोस्तों, यूपी बिहार बॉर्डर में। दोहरिया का युद्ध 1532। ठीक है, महमूद लोदी और हुमायूं के बीच हुआ। अभी जो कहानी बताई, महमूद लोदी कौन है? अफगान शासक है, वर्सेस हुमायूं। हुमायूं जीता। ठीक है दोस्तों, और महमूद लोदी का इसमें सहयोगी था कौन? शेर खां, जो बाद में शेरशाह सूरी कहलाता है। महमूद लोदी का सहयोगी कौन है दोस्तों? शेर खां। तो निश्चित तौर पे शेर खां से लड़ाई होने वाली है हुमायूं की। जो जो सहयोगी रहे हैं बाद में उनसे भी निपटा गया है। यही चीज बाबर के समय भी हुई है। तो महमूद लोदी का सहयोगी शेर खां रहा है, जो बाद में शेरशाह सूरी कहलाता है चौसा के युद्ध के बाद। ठीक है, शेरशाह की उपाधि ले लेता है। तो हुमायूं यहां जीत गया, पैसे वैसे लेके संधि करके वापस आ गया। तो यहां भी उसने शासन नहीं किया, है ना, इस तरीके से। फिर तीसरा अब आता है चुनाव, चुनार का घेरा। चुनार का घेरा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि चुनारगढ़ के किले को जीत नहीं पाया हुमायूं और फाइनली वापस आ गया वही पैसे लेके। तो तीसरा जो है चुनारगढ़ का घेरा, तीसरा है चुनारगढ़ का किला है दोस्तों। तो चुनारगढ़ का घेरा, चुनारगढ़ कहां पे है? बिहार में। तो चुनारगढ़ का घेरा 1532 में ही। ठीक है, तो चुनारगढ़ के घेरे में क्या था कि हुमायूं ने बहुत समय तक चुनारगढ़ को घेरे रखा, लेकिन इस किले को भेद नहीं पाया वो। ठीक है, और चुनारगढ़ का किला जो था वो किसके कब्जे में था? यह शेर खां के कब्जे में था। जब हुमायूं ने चुनारगढ़ पर आक्रमण किया तो चुनारगढ़ किला किसके कब्जे में था? चुनारगढ़ पे कब्जा किसका था? शेर खां का। लेकिन ये जीत नहीं पाया, इसीलिए चुनारगढ़ का घेरा बोल रहा हूं। सिर्फ घेरा बनाए रहा कई महीनों तक और ये जीत नहीं पाया। ठीक है, और फाइनली यहां पे शेर खां अपने आप को हारता हुआ महसूस किया, तो शेर खां ने संधि कर ली। शेर खां ने संधि कर ली और अपने पुत्र, शेर खां ने संधि करके अपने पुत्र कुतुब खां को, अपने पुत्र कुतुब खां को हुमायूं की सेवा में भेज दिया। हुमायूं की सेवा में भेज दिया। बस यहां पे भी संधि हो गई, पैसे वैसे लिए और हुमायूं वापस चला आया। जीता नहीं, कुछ भी अपने पास नहीं रखा। बड़ी गलतियां कर रहा है ये। तो चुनारगढ़ के घेरे के समय चुनारगढ़ किसके कब्जे में था? शेर खां। शेर खां ने अपने को हारता देखकर हुमायूं से संधि कर ली और अपने पुत्र कुतुब खां को हुमायूं के सेवा के लिए भेज दिया। ठीक है, तो इस तरीके से चुनारगढ़ का घेरा 1532 में ये युद्ध संधि के रूप में समाप्त हो गया। अब यहीं पे एक स्टार करके चीज याद रखिए। 1533 में दीन पनाह भवन बनवाया, दीन पनाह भवन। ठीक है, हुमायूं ने 1533 में दिल्ली में दीन पनाह नामक विशाल दुर्ग बनाया। दीन पनाह भवन या दुर्ग कहां पे? दिल्ली में, जिसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु होती है बाद में। ठीक है, तो 1533 में हुमायूं ने दीन पनाह दुर्ग बनवाया या भवन बनवाया नई दिल्ली में, है ना। और यह दीन पनाह भवन क्यों बनाया गया था? जिसका उद्देश्य था मित्र एवं शत्रु को प्रभावित करना।
दीन पनाह भवन बनाने का उद्देश्य क्या था, यह प्रश्न आ चुका है। मित्र एवं शत्रु दोनों को प्रभावित करना। मित्र एवं शत्रु को प्रभावित करना। ये पूछ लेगा किस दुर्ग का उद्देश्य मित्र एवं शत्रु दोनों को प्रभावित करना था, तो दीन पनाह दुर्ग या दीन पनाह भवन। कब बनवाया गया, 1533। याद कैसे करेंगे, दीन पनाह को आज के बाद आप बोलेंगे तीन तनाह। दीन पनाह को क्या बोलेंगे, तीन तनाह। दीन पनाह को क्या बोलेंगे, तीन तनाह। तो तीन तना मतलब तना, तीन तना, ठीक है। दीन पनाह को तीन तनाह बोलेंगे तो 1533 में बनाया था। चौथा जो युद्ध होता है, चौथा सैन्य अभियान जो है हुमायूं का, वो है दोस्तों बहादुर शाह, गुजरात का शासक बहादुर जो शाह से युद्ध। तो चौथा है बहादुर शाह से युद्ध। बहादुर शाह की शक्ति बढ़ रही थी, गुजरात का शासक था और इसने 1531 में ही, बहादुर शाह ने 1531 में मांडू का किला और चंपानेर का किला जीत लिया था। चंपानेर किला जीता था। तो बहादुर शाह की बढ़ती हुई शक्ति को लगाम लगाने के लिए हुमायूं ने उस पर आक्रमण किया। गुजरात से ये थोड़ा सा मांडू वगैरह, धार वगैरह की, मालवा की तरफ आया। मांडू कहाँ है, मालवा। तो मालवा की तरफ आया और मालवा से होता हुआ वो ऊपर की तरफ आते हुए दिल्ली तक आ सकता था। तो इसी डर से इसकी शक्ति को वहीं पे समाप्त करने के लिए हुमायूं ने बहादुर शाह, गुजरात के शासक से युद्ध किया और मांडू और चंपानेर किले को 1535 में, ये 1535 में है युद्ध, तो 1535 में इन दोनों किलों को जीत लिया हुमायूं ने, हुमायूं ने। क्या बात आपको समझ में आ रही है। 1531 में बहादुर शाह का अधिकार था मांडू और चंपानेर पे। 1535 में बहादुर शाह से जो युद्ध हुआ है हुमायूं का 1535 में, इसी 1535 में मांडू और चंपानेर के किले जीत लिए हुमायूं ने और फिर पैसे वैसे लेके फिर से वापस आ गया। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे जरा। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें नेक्स्ट है शेर खां से युद्ध, जो यहां पे हुआ था चुनार के घेरे में, वही अब फिर से हो रहा है। शेर खां से यहां भी युद्ध हुआ था और शेर खां से यहां भी युद्ध हुआ है। तो शेर खां, पांचवा क्या है, पांचवा है शेर खां से युद्ध। कब हो रहा है, 1536-37 में। ठीक है, शेर खां से युद्ध हो जाता है पुनः चुनार के किले पर अधिकार को लेकर। तब छोड़ आया था ना, वो चुनार का घेरा करके आ गया था ना, तो पुनः चुनारगढ़ के किले के अधिकार को लेकर, चुनारगढ़ किले पर अधिकार को लेकर युद्ध। कौन जीता दोस्तों, हुमायूं जीता और पुनः पैसे वैसे लेके वापस आ गया। तो यहां तक शेर खां हार रहा है, लेकिन अब यहां से गियर बदलेगा 24 से, चौसा, बिलग्राम और सरहिंद। तो चौसा और बिलग्राम में गियर बदल जाएगा। अब शेर खां जो है वो शक्तिशाली हो जाता है और यहां चुनारगढ़ के किले पर फाइनली किसका अधिकार हो गया है, अभी 36-37 में हुमायूं का अधिकार हो गया है। क्लियर है। अब एक मौके की तलाश में है ये शेर खां, जो बाद में कहलाता है शेर शाह सूरी। ये मौका उसको मिल जाता है जून के समय, जब बारिश का समय आ जाता है। तो चौसा का युद्ध 1539, 6वें नंबर में चौसा का युद्ध। ध्यान दीजिए, चौसा में 40 नहीं है, चौसा का चा नहीं है, चौसा में 40 नहीं, तो फिर क्या, चौसा में 39। तो 1539 में ये युद्ध हुआ है। सी, जो बिहार है, बिहार प्रांत है जो दोस्तों ये बिहार प्रांत में ये गंगा नदी है और ये कर्मनाशा नदी है। तो गंगा और कर्मनाशा नदी के बीच में यहां पे शेरशाह जो है इंतजार करता है हुमायूं का। हुमायूं लौट रहा होता है यहां से और उसका इंतजार कर रहा होता है वो, और इंतजार करता है कि नदियां ये भर जाएं, कर्मनाशा और गंगा नदी जून की बारिश में, जून से शुरू हुई बारिश में भर जाएं, और ये नदियां भर जाएंगी तो ये भाग नहीं पाएगा और इसको घेर के मारेंगे। और ऐसा ही किया इसने। ठीक है, चौसा के युद्ध में। तो कंसेप्ट समझ में आया आपको, तर्क समझ में आया है ना। काफी समय तक दोनों ने एक दूसरे का वेट किया, दोनों पे अटैक नहीं किया चौसा के युद्ध में। फिर होता क्या है कि जो
बिहार में गंगा के उत्तरी तट पर चौसा नामक स्थान है। बिहार में गंगा के उत्तरी तट, गंगा और कर्मनाशा के मिलन स्थल पर, बिहार में गंगा के उत्तरी तट पर चौसा नामक स्थान पर। तो चौसा कहां पे हो गया? बिहार। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये युद्ध लड़ा गया। हुमायूं हार गया इसमें, हुमायूं हार गया क्योंकि नदियां दोनों आई हुई थी। तो हुमायूं आगे भाग रहा है, शेरशाह पीछा कर रहा है उसका, और हुमायूं, रात हो गई है, हुमायूं जो है वो सीधा कर्मनाशा नदी पे घोड़े सहित छलांग लगा देता है। कर्मनाशा नदी में छलांग, घोड़े सहित छलांग लगा देता है हुमायूं, शेरशाह से बचने के लिए, शेर खां से बचने के लिए। लेकिन एक निजाम नामक भिश्ती होता है, भिश्ती मतलब मल्लाह, नाविक। निजाम नामक भिश्ती जो है वो इसको, हुमायूं को बचा ले जाता है कर्मनाशा में डूबने से। तो कर्मनाशा नदी और गंगा नदी के मिलन स्थल पे ये सब चल रहा है। तो कर्मनाशा में घोड़े सहित छलांग लगा देता है हुमायूं, और एक भिश्ती या मल्लाह या नाविक जो है, निजाम जिसका नाम रहता है, वो हुमायूं को बचा देता है। हुमायूं बाद में जब शासक बनता है तो इसे भी एक दिन का शासक बनाता है। एक दिन का सीएम बनते हैं ना अनिल कपूर नायक मूवी में, वही चीज है। निजाम को एक दिन का शासक बनाता है, और इसने चमड़े के सिक्के चलवाए। बड़ा फेमस प्रश्न है, चमड़े के सिक्के चलवाए। निजाम नामक भिश्ती को जब एक दिन का शासक बनाता है हुमायूं, तो एक दिन में ये चमड़े के सिक्के चलवा देता है। क्लियर है? और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस युद्ध में जीता कौन? शेर खां। और शेर खां ने उपाधि किसकी ले ली दोस्तों? शेर शाह की। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, शेर शाह की उपाधि किस युद्ध के बाद? चौसा के युद्ध के बाद। चौसा का युद्ध 40 में नहीं है, 39 में है, चा में नहीं है। तो शेर शाह की उपाधि ले लेता है। किस युद्ध के बाद शेर शाह की उपाधि? चौसा के युद्ध के बाद। नेक्स्ट युद्ध की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट युद्ध जो है वो है चौसा के बाद बिलग्राम, 7वें नंबर का है मेरे ख्याल से, देख लीजिएगा क्रम। बिलग्राम, चौसा 40 में नहीं था तो ये 40 में है। बिलग्राम को ही कन्नौज का युद्ध भी बोलते हैं, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। ठीक है, 1540 में हुआ है। हुमायूं भी इसमें हार गया, हुमायूं हारा। हिंदुस्तान की सत्ता किसके हाथ में आ गई? हिंदुस्तान किसके हाथों में आ गया? शेर खां, या इसी को बोलते हैं शेर शाह सूरी। अफगान शासक है दोस्तों, अफगान शासक है। तो हिंदुस्तान की सत्ता मुगलों के हाथ से छिटक कर किसके हाथ में आ गई? अफगान, शेर शाह के हाथ में आ गई। ठीक है, और इसके बाद ये भाग गया। फिर हुमायूं एक बार भागने में सफल हुआ, और भागने के बाद ये सिंध तरफ भाग जाता है। 15 वर्षों का निष्कासन सहता है ये, 15 वर्षों का निष्कासन। यहां वहां घुमक्कड़ जीवन जीता रहता है और निष्कासन सहता है। ठीक है, फिर एक घटना होती है। हुमायूं का भाई होता है हिंदाल के गुरु होते हैं मीर बाबा मीर बाबा उर्फ मीर अली अकबर जामी। अकबर शब्द है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा जरा। हिंदाल के गुरु हैं ये, हुमायूं का भाई है हिंदाल, और हिंदाल के गुरु हैं मीर बाबा उर्फ मीर अली अकबर जामी। इनकी पुत्री का नाम होता है हमीदा बानो बेगम। और इन्हीं हमीदा बानो बेगम जो है, इनसे विवाह कर लेता है हुमायूं। इनसे क्या कर लेता है? विवाह, वेड्स। हुमायूं वेड्स हमीदा बानो बेगम। आई बात समझ में? तो हुमायूं अब हमीदा बानो बेगम से विवाह कर लेता है, और राणा के यहाँ जो होता है राजस्थान में, राणा के यहाँ अमरसाल वीरसाल कौन है, उनके यहाँ अकबर का जन्म होता है। तो अकबर का नाम अकबर किसके नाम पे पड़ा? अकबर के नाना के नाम पे। अकबर की माँ के पिता है ना ये। अकबर की माँ कौन है? इन दोनों से कौन हुआ है दोस्तों? अकबर।
तो अकबर की मां के पिता अर्थात अकबर के नाना के नाम पे अकबर का नाम पड़ा। अकबर के नाना कौन थे? हिंदाल के गुरु थे, है ना, मीर अली अकबर जामी, उनको मीर बाबा भी बोलते थे। तो ये पूरा याद रखेंगे, ठीक है। अमरकोट के राणा वीर साल के यहां इस तरीके से इनका जन्म होता है अकबर का, जो अकबर में बात करेंगे अपन, ठीक है। अकबर का नाम अकबर क्यों पड़ा, ये समझ में आया आपको। अब भैया ये घुमक्कड़ घूम रहा है एकदम, बिलग्राम के युद्ध के बाद परेशान घूम रहा है। तो अब ये मदद मांगता है, तो ईरान का शाह होता है, तो ईरान का शाह मदद करता है हुमायूं की मदद करता है। क्या मदद करता है कि हुमायूं तुम सुन्नी मुस्लिम हो, तुम शिया मुस्लिम बन जाओ तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो हुमायूं बोलता है ठीक है मैं शिया मुस्लिम बन जाता हूं। तो हुमायूं के द्वारा शिया मुस्लिम की हाँ करने पर, शिया मुस्लिम बनने की हाँ करने पर ईरान का शाह उसकी मदद करता है और इसकी मदद से ये फिर काबुल और कांधार वापस जीत लेता है। काबुल कांधार जीतता है शिया बनने की शर्त पे, शिया मुस्लिम बनने की शर्त पे ये काबुल और कांधार जीत लेता है, ठीक है। और इसके बाद 1555 में सरहिंद के युद्ध के पहले एक 1555 में युद्ध होता है मच्छीवाड़ा का युद्ध, मच्छीवाड़ा युद्ध। इसमें हुमायूं पंजाब जीतता है, इसमें हुमायूं क्या जीतता है? पंजाब जीतता है, ध्यान रखिएगा, आया है परीक्षा में। तो 1555 में मच्छीवाड़ा के युद्ध में जो है वो ये पंजाब भी जीत लेता है, क्लियर है। तो मच्छीवाड़ा यहां पे नहीं बना दिया है मैंने, तो मच्छीवाड़ा का युद्ध ध्यान रखेंगे 1555 में शुरुआत में, और 1555 में बाद में लास्ट युद्ध है सरहिंद का युद्ध, जिसकी हमको चर्चा करनी है। तो बात करते हैं अंतिम युद्ध की, जहां से हुमायूं की पुनः ताजपोशी होती है। वो है युद्ध नंबर जो भी हो आप देख लीजिएगा, सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का युद्ध। और दोस्तों ये होता है 1555 में, लगभग जुलाई 1555 में होता है। ये होता है शेरशाह सूरी का जो उत्तराधिकारी होता है अफगान शासक है सिकंदर सूर। शेरशाह सूरी तो 1540 में ही मर जाते हैं, 1545 में ही मर जाते हैं कालिंजर के किले में उक्का चलाते समय। शेरशाह सूरी अगला लेक्चर है दोस्तों। तो अफगान शासक जो हैं शेरशाह सूरी के आगे के उत्तराधिकारी सिकंदर सूर, और सिकंदर सूर का युद्ध होता है किससे? हुमायूं से। और हुमायूं की तरफ से कौन होते हैं? बैरम खां सेनापति होते हैं। जीतता कौन है दोस्तों? बैरम खां या हुमायूं जीतते हैं, जीत इनकी है। और पुनः जुलाई 1555 में सरहिंद के युद्ध के बाद हुमायूं पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, पुनः दिल्ली का बादशाह बनता है हुमायूं। ये हार जाता है सिकंदर सूर और पुनः दिल्ली का बादशाह बनता है, लेकिन लक इतना खराब है कि मुश्किल से ये जुलाई 1555 चल रहा है और जनवरी फरवरी 1556 में जो दीन पनाह भवन इसने बनवाया था, उसी दीन पनाह के पुस्तकालय भवन की सीढ़ियों से गिरकर मौत हो जाती है इसकी, गिरकर मौत। इसीलिए इतिहासकार जो लेन पूल हैं, लेन पूल बड़ा जज करते थे लोगों को, पूल के किनारे खड़े हो जाते थे और लोगों पे बहुत जज करते थे लोगों को। तो इतिहासकार लेन पूल क्या कहता है कि हुमायूं का पूरा जीवन गिरते पड़ते गया और मौत भी गिरते पड़ते हुई, सीढ़ियों से गिर के मौत हुई थी, तो पूरा जीवन हुमायूं का गिरते पड़ते भागते यहां वहां शरण लेते गया और मौत भी उसकी गिरते पड़ते हुई। ये किसने कहा है? लेन पूल। तो पूल के किनारे आप गिर पड़े, पूल में फिसल के गिर पड़े, तो किसने कहा है? लेन पूल। ध्यान देंगे, इतिहासकार का नाम में बहुत कंफ्यूजन हो सकता है परीक्षा में, 4 इतिहासकार दे देंगे आपको। तो पूल में फिसल कर गिर पड़े, सीढ़ियों से फिसल कर गिर के मर पड़ा, ठीक है, इस तरीके से याद रखना है आपको, ठीक है। फिर 2-3 और फैक्ट बचे हैं इसमें। हुमायूं नामा, जो हुमायूं के बारे में पुस्तक लिखी है, हुमायूं की जो ऑटोबायोग्राफी लिखी है, सॉरी बायोग्राफी जो लिखी है, हुमायूं के 3 भाई थे, हुमायूं समेत 4।
हुमायूं प्लस 3 भाई और प्लस 1 बहन, और उसका नाम क्या था? गुलबदन बानो बेगम। और गुलबदन बानो बेगम ने ही अपने भाई के लिए किताब लिखी है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा। सो ध्यान देंगे, हुमायूं नामा किताब किसने लिखी है? गुलबदन बानो बेगम, जो कि हुमायूं की कौन थी? बहन। एक बहन जो है वो गुलबदन बानो बेगम। क्लियर है? सो ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। हुमायूं अफीम खाने का बड़ा शौकीन था, इसी से उसका बड़ा पुत्र बहुत गुस्सा रहता था, है ना। हुमायूं जो है, हुमायूं हफ्ते में 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 दिन में 7 कलर के कपड़े पहनता था। 7 दिन में 7 कलर के कपड़े। ज्योतिष में विश्वास रखता था, इसलिए ज्योतिष के अनुसार कपड़े का रंग होता था। तो ज्योतिष में विश्वास रखने के कारण हुमायूं की स्पेलिंग मैंने इंग्लिश में इसलिए लिखी है क्योंकि 7 लेटर्स हैं, तो 7 लेटर्स बराबर 7 दिन बराबर 7 रंग के कपड़े बराबर ज्योतिष में विश्वास। पहली बात। दूसरी बात, अफीम खाने का शौकीन। तो हुमायूं अफीम खा के क्या हो जाता था? घुमायूं, उसका सिर घूमने लगता था। याद बहुत परफेक्ट होना चाहिए दोस्तों, शासक कब यहां से वहां हो जाएंगे कंफ्यूजन में पता नहीं चलेगा। तो हुमायूं अफीम खाता था और कैसा हो जाता था दोस्तों? घुमायूं हो जाता था। तो अफीम खाकर, अफीम खाने का शौकीन था तो घुमायूं। इसका बड़ा पुत्र जो है खुसरो, वो इसीलिए भयंकर इससे नाराज रहता था, ठीक है। तो ये सब बात अपन बड़ा पुत्र खुसरो नहीं, हुमायूं के बाद तो अकबर आता है, ठीक है, सॉरी। तो अफीम खाकर ये घुमायूं हो जाता था, ये बात। तीसरी बात है, हुमायूं की जो पत्नी थी हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम ने हुमायूं का मकबरा बनवाया था दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा बहुत सुंदर मकबरा है, ठीक है। हुमायूं का मकबरा जो है वो ताजमहल की पूर्वगामी कृति कहलाता है, ताजमहल से भी सुंदर बन पड़ा है। तो हुमायूं का मकबरा जो है वो उनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था, ये याद रखना है। और श्वेत संगमरमर से बना भारत का पहला गुंबद वाला मकबरा यही है। श्वेत सफेद, झक्क सफेद संगमरमर से बना पहला गुंबद वाला मकबरा। भारत में श्वेत संगमरमर से बना पहला गुंबद वाला मकबरा कौन था? हुमायूं का मकबरा। ताजमहल की पूर्वगामी, ताजमहल का पूर्वगामी बोलते हैं, इसी को देखकर ताजमहल बनाने की प्रेरणा ली थी शाहजहां ने। इतना सुंदर है हुमायूं का मकबरा। कहां पे है दोस्तों? दिल्ली में। किसने बनवाया है? हुमायूं की वाइफ हमीदा बानो बेगम ने। तो ये मकबरा हो गया, अफीम खाता था, 7 दिन में ज्योतिष में विश्वास रखता था, ये सारी बातें हुमायूं के बारे में हो गई हैं। तो आई होप सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं। पूरा जो दारो मदार है हुमायूं का वो इस कोड में है। काला हरिया चुनाव बहादुरी से 24 बार लड़ा। काला हरिया चुनाव बहादुरी से, है ना, बहादुरी से चुनाव ना कर दीजिएगा, चुनाव बहादुरी से 24 बार लड़ा। ठीक है दोस्तों, आई होप लेक्चर को एंजॉय कर रहे हैं। आपने मुगल काल में बाबर में बहुत अच्छा व्यूज आया है, तो आप इसको भी एंजॉय करेंगे और चीज़ों को याद करेंगे, दिमाग में फिक्स करना है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न है। और मेंस में भी आपको बिल्कुल थ्रू आउट फैक्ट्स याद होने चाहिए, फटाफट सोचने का टाइम नहीं है, वहाँ लिखना है। ठीक है, कल फिर मिलते हैं शेरशाह सूरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।